मॉर्निंग। मैं जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल इंदौर सिटी से आज आपके सामने मैं हिंदी सब्जेक्ट में संधि के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, संधि शब्द के बारे में समझो। जो संधि है, इस संधि शब्द का जो शाब्दिक का मतलब होता है शब्द, यानी संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जुड़ना। मेल या जुड़ना, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जुड़ना होता है। यानी जो वर्ण संधि में क्या जोड़ते हैं, वर्ण जोड़ते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार, इस अर्थ के अनुसार क्या होगी, संधि की परिभाषा होगी, दो वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले नए शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होगा संधि में। जैसे कोई भी शब्द है, हम शब्द लेते हैं चरणामृत, चरण प्लस अमृत, ये शब्द लिया हमने, चरणामृत बनेगा इससे। तो इसमें मेल क्या होगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है न और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। तो न जितने भी व्यंजन है उसमें सभी व्यंजनों में स्वर मिला होता है, ये तो हम जानते हैं। और ए जिस व्यंजन में किसी वर्ण की मात्रा नहीं दिखती उसमें ए मिला होता है, बिना हलंत वाला ऐसा जो होगा। हलंत वाले में वो शुद्ध व्यंजन होता है, उसमें कोई स्वर छिपा नहीं रहता। अब हमने पहले जो शब्द था उसका अंतिम वर्ण लिया न, और न का वर्ण विन्यास किया न प्लस ए। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। अब ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर, इन दोनों में मेल होगा और ये दोनों मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे आ। ठीक है, तो देखो इधर से ए ले लिया, इधर से भी ए ले लिया। अब देखो इधर बच गया हमारे पास चरण प्लस इधर आया आ, और इधर फिर शब्द बच गया हमारा मृत। अब इन सब वर्णों को हम मिलाकर लिख देंगे तो नया शब्द बन जाता है हमारा चरणामृत। चरणामृत। इस तरह वर्णों का मेल होता है संधि में। तो परिभाषा समझ में आई। दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले नए शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल हुआ ए और ए, इन दोनों के मेल से नया वर्ण बना आ। आ बनने से जो नया शब्द बना चरण प्लस अमृत, दो शब्द थे, इन दोनों शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया, दोनों का मेल हुआ आ बना। आ बनने के बाद हमने एक नया शब्द प्राप्त किया चरणामृत। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, परिभाषा थी। अब देखो जो संधि होती है उसके तीन भेद माने जाते हैं। संधि के हिंदी में मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं, और तीन भेद कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, देखो पहला भेद होता है स्वर संधि, दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इस तरह ये संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के तीन भेद होते हैं। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर हिंदी में जो स्वर माने गए हैं, मूल रूप से 11 स्वर माने गए हैं। हिंदी में कितने स्वर माने गए हैं, 11, और वो 11 स्वर होते हैं, इधर लिख देता हूं, ए, आ, ई, उ, री,
स्वरों पर ही चलेगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो स्वर संधि है उसमें सिर्फ स्वरों का मेल होगा, न कि व्यंजनों का। यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दो स्वर संधि डेफिनेशन फिर देखो, दो स्वरों के परस्पर मेल से बनने वाले नए शब्द में जो विकार या परिवर्तन आएगा उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वरों का मेल होगा। इस तरह मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि और चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयादी संधि। ये 5 संधियां स्वर संधि मानी गई हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। तो दोस्तों आज हम पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ जो होता है, दीर्घ का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा। तो जो स्वर हैं उनमें से दीर्घ स्वरों को पहचानना है हमें पहले। तो पहले दीर्घ स्वरों को पहचानते हैं। तो देखो एक तो आ दीर्घ स्वर है, एक ई दीर्घ स्वर है, एक ऊ दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये मूल रूप से दीर्घ स्वर होते हैं। 4 लघु स्वर हैं हमारे, ए ई उ री, ये लघु स्वर माने गए हैं। ये जो हैं ये संयुक्त स्वर या संधि स्वर माने गए हैं। ये कैसे बनते हैं आगे आने वाली संधियों में आपको इनके बारे में बताएंगे। तो दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ संधि में देखो 4 स्टेप आते हैं। पहला आता है आ बनेगा, फिर बनेगी ई और फिर बनेगा उ, दीर्घ संधि। एक री भी बनता है जो संस्कृत में चलता है, हिंदी में इसके शब्द नहीं मिलते। संस्कृत भाषा में इसके शब्द मिलते हैं लेकिन आपको कुछ शब्द बता दिए जाएंगे। यहाँ मूल रूप से हमें ये 3 हैं। अब इन तीनों के बनने की 4 स्थितियां होती हैं। तीनों के बनने की 4 स्थितियां होती हैं। तो जैसे आ कैसे बनेगा, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ए होगा, तो भी दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हुआ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ होगा तो भी आ बनेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए होगा तो भी आ बनेगा। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हुआ और दूसरे का भी पहला शब्द आ हुआ तो दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे। इस तरह ये 4 स्थितियां बनेंगी आ बनने की। इसी तरह ई की भी 4 स्थितियां बनेंगी, ऊ की भी 4 स्थितियां बनेंगी। तो देखो ए यानी दीर्घ संधि की परिभाषा सुनो, ए आ ई उ री के बाद कोई भी समान स्वर आता है, कोई भी समान स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आ ई उ री ये शब्द बन जाते हैं, ये वर्ण बन जाते हैं। फिर सुनो, यानी पहले शब्द का के अंत में यदि ए आ ई उ री आते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ए आ ई उ री होते हैं तो दोनों मिलकर के समान होनी चाहिए। तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। ए के बाद यदि ए आया तो आ बनेगा, ए के बाद आया तो भी आ बनेगा, आ के बाद ए आया तो भी आ बनेगा, आ के बाद आया तो भी आ बनेगा। अब देखो कैसे बनती है। राम प्लस अनुज, पहला देखो राम प्लस अनुज। अब यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, आप कहोगे यहाँ तो मैं आ रहा है, ए तो दिख ही नहीं रहा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि सभी व्यंजनों में कोई ना कोई स्वर छिपा होता है।
बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। तो देखो मैं में ए छपा हुआ है, जहां कोई मात्रा नहीं दिखती वहां ए मिलता है। वर्ण विन्यास हमें आना चाहिए तभी संभव है। तो मैं देखो मैं ए छपा हुआ है। अब आया पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो गया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। हमें और सब वर्णों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसके इधर वाला यानी जो प्लस है इसके पहले वाला प्लस के अगले वाला दोनों जस्ट वो देखने हैं। तो ये दोनों हमें मिले, ये दोनों मिले, इन दोनों के मिलने से हमें एक नया वर्ण मिला आ। नया वर्ण माना आ, ए प्लस ए बराबर आ। तो ए प्लस ए बराबर आ अकॉर्डिंग टू दीर्घ संधि। तो देखो अब इधर से हट गया, इधर से भी हट गया। अब यहाँ यदि मैं पूरा है तो आ की मात्रा इस पर नहीं लगेगी, फिर अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यंजन पर एक ही स्वर की मात्रा लगती है। इसलिए ये स्वरहीन है, स्वर रहित है, तभी जाकर इस पर आ की मात्रा लगेगी। शब्द बनेगा रा मा, क्योंकि आ की मात्रा में जुड़ जाएगी। अब इधर से ए ले ही लिया, एस से अब कोई लेना देना नहीं, शब्द बचा, वर्ण बचे हमारे नुज, तो शब्द बनेगा हमारा रामानुज। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब आगे देखो ए प्लस आ वाला, ए प्लस आ वाला रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, न आ रहा है इधर आ रहा है, न में ए मिला हुआ है। अभी हमने रामानुज वाले उदाहरण में देखा था कि जो व्यंजन होता है उसमें स्वर मिला होता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो गया, इधर से आ ले लिया, तो ए प्लस आ स्थिति आ गई हमारी ये अकॉर्डिंग टू दीर्घ संधि आ गई। अब देखो दोनों मिलकर के वही स्थिति आ जाएगी जो पहले वाले नियम में आई थी। अब यहाँ आ गया तो शब्द बन जाएगा हमारा रत्नाकर। क्या शब्द बन जाएगा? रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। ऐसे अब तीसरा नियम देखो, आ प्लस ए, मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली। मुक्ता मोती को कहते हैं, अवली का अर्थ होता है पंक्ति यानी लाइन। मुक्ता अवली यानी मोतियों की पंक्ति, मोतियों की लाइन। तो आ रहा है और ए आ रहा है, इधर से आ इधर से ए, दोनों मिलकर के बन जाएंगे आ, दोनों मिलकर के बन जाएंगे आ। शब्द बनेगा हमारा मुक्तावली। मोतियों का जो हार होता है, मोतियों की जो माला होती है उसे मुक्तावली कहते हैं, उसे मुक्तावली कहते हैं। अब मुक्तावली शब्द आ गया, ये ध्यान रखना, मुक्तावली शब्द आ गया, आपसे कह दिया कि संधि विच्छेद करो, तो आपको मुक्त प्लस अवली मत करना, मुक्तावली का मुक्त प्लस अवली मत करना, क्योंकि संधि तो वहां भी हो रही है। में ए आ रहा है, ए प्लस ए बराबर आ हो रहा है, तो लेकिन मुक्त का अर्थ होता है खुला, स्वतंत्र, फ्री। समझ गए? तो फ्री जो होता है, स्वतंत्र जो होता है, उसकी कभी लाइन नहीं होती, पंक्ति नहीं होती, इसलिए मुक्ता शब्द आएगा, मुक्त नहीं आएगा, मुक्ता आएगा। अब आ प्लस आ वाला देखो, हमारा पहचाना हुआ उदाहरण, जाना पहचाना, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। आ और आ दोनों तरफ से आ जाएगा, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, तो दोनों मिलकर के शब्द बन जाएगा विद्यालय। ये चार स्थितियां थी, ये चार स्थितियां थी, चारों समझ में आई होंगी।
ए प्लस ए बराबर ए प्लस बराबर आ प्लस ए बराबर आ प्लस बराबर इस तरह की ये 4 संधियां हैं, 4 स्थितियां हैं। इसी तरह ई वाले होते हैं, इसी तरह ई वाले होते हैं, वो भी देखो। जैसे आ बनने की 4 स्थितियां हुई, उसी तरह ई बनने की भी 4 स्थितियां होंगी। ई प्लस ई बराबर ई, ऐसे ही ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई जैसे आ बना था हमारा, जैसे आ बना था 4 स्थितियों में, उसी तरह ई भी 4 स्थितियों में बनेगा। यानी पहले शब्द में के अंत में छोटी, फिर दूसरे शब्द के पहला वर्ण भी छोटी ई, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई प्लस ई। इस तरह की 4 स्थितियां हमारी यहाँ भी बनेंगी। तो देखो, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, वैवही की मात्रा, यहाँ मात्रा स्पष्ट दिखाई देगी। ए वाले उदाहरणों में मात्रा स्पष्ट नहीं दिख रही थी, आ वाले में दिख रही थी, ई वाले में, उ वाले में, इनमें मात्रा स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखो, ई आ रहा है और इधर भी ई आ रहा है, दोनों मिलकर के ई हो जाएंगे बड़ी, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, वह में से ई लिया, वह प्लस ई, छोटी भी है तो वह प्लस ई, और इधर से भी दोनों ई मिलकर के, 2 वर्ण का मेल होगा संधियों में, तो ई बड़ी ई हो गई। अब देखो शब्द बन जाएगा रविंद्र, भाई वैसे ई हटा दिया तो वह स्वर रहित हो गया, स्वर रहित हो गया, इसलिए इस ई की मात्रा वह पे लगेगी। ठीक है, आगे दूसरा है, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, कैसे आते हैं? हरि प्लस ई और ई, शब्द बनेगा हरीश। जैसे आ बना था वैसे ही ई के नियम चलते हैं। देखो ई आया, में ई की मात्रा है ए प्लस ई, इधर से भी ई लिया और इस तरह ये बन गया बड़ी। इसी तरह जैसे आ का निर्माण हुआ था, आ बना था, उसी प्रकार ई बनेगा, ये ध्यान रखना है हमें। तीसरा है, पहले बड़ी ई आएगी फिर छोटी ई आएगी, तो देखो मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, न में छोटी की मात्रा आ रही है, इधर बड़ी की आ रही है, ये भी बन जाएगा मुनीश्वर, मुनीश्वर बन जाएगा, ये इसी में आएगा। आगे है मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। देखो नियम के अकॉर्डिंग पहले बड़ी ई फिर छोटी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है पे, और इधर से ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे। यहां शब्द बनेगा महेंद्र, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, इंद्र का अर्थ स्वामी
राजा, तो महेंद्र पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का स्वामी। इसी तरह बड़ी ई की जो मात्राएं हैं उनमें आएगा देखो दोनों तरफ बड़ी ई होंगी, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, श्री प्लस ईश, श्री प्लस ईश, बड़ी की मात्रा आ रही है श्रेय और इधर से ई। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ईश का अर्थ होता है स्वामी, तो शब्द बनेगा श्री। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची, श्री विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, इस तरह अब अगली जो है वो है ऊ वाली, अगला जो है वो ऊ है। ऊ में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हैं। जिस तरह हमारी ऊ की स्थितियां बनी, आ की बनी, ई की बनी, उस तरह ऊ की भी बनेगी। छोटा ऊ दोनों तरफ, तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएंगे। पहले छोटा ऊ फिर बड़ा, फिर ये मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ होगा, इधर दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ होगा, दोनों मिलकर के ऊ हो जाएंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, तो दोनों मिलकर के ऊ हो गए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, तो दोनों मिलकर के ऊ हो गए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ और दूसरे शब्द का अंतिम पहला वर्ण भी ऊ, तो दोनों मिलकर के ऊ हो जाएंगे। तो स्थितियां देखो, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, न में छोटा ऊ आ रहा है और इधर छोटा ऊ है, ये पहले शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो इधर से ऊ लिया, इधर से भी ऊ लिया, दोनों मिलकर के यहाँ में स्वर रहित हो गया क्योंकि न में से ऊ निकाल दिया। अब दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा, और बड़ा ऊ की मात्रा जो है इस ऊ की मात्रा इस न में लगेगी क्योंकि स्वर की मात्रा आगे वाले व्यंजन पर लगती है। शब्द बनेगा हमारा भानुदय, शब्द बन गया भानुदय। इसी तरह दूसरा है हमारा लघु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी का लहर तरंग ये होता है। तो देखो घ और ऊ, वर्ण विन्यास हुआ लघु भू का, इधर से बड़ा ऊ लिया, दोनों की स्थितियां मिलकर के बड़ा ऊ। अब शब्द बन जाएगा हमारा लघुर्मी, लघुर्मी शब्द बना लघुर्मी क्योंकि घ में से ऊ निकाल दिया, इधर से ऊ ले लिया, दोनों ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ जो है इस ऊ की मात्रा इस घ में लग जाएगी, तो शब्द बन गया लघुर्मी। इसी तरह आगे देखो, पहले बड़ा ऊ आएगा फिर छोटा ऊ आएगा। शब्द है वधु प्लस उक्ति, ये है तो और ये है ऊ और ऊ, बड़ा ऊ है इधर और इधर से छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ। शब्द बन जाएगा वधुक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, उक्ति का अर्थ कथन होता है। इसी तरह लास्ट जो है हमारी दोनों तरफ बड़े ऊ होंगे, वो स्टेज देखो दोनों तरफ वाली, सरयू प्लस ऊर्मी, सरयू नदी का नाम है, ऊर्मी लहर तरंग।
बढ़ाओ और इधर से भी बढ़ाओ, दोनों मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर देंगे। ये हो गया बढ़ाओ, शब्द बना हमारा सरयूर, शब्द बना सरयूर। इस तरह हमारी 3 स्थितियां क्लियर हुई, आ, ई और उ, ये 3 स्थितियां क्लियर हो गई। री जो है बड़ी री, उसके उदाहरण हिंदी में, उसके शब्द हिंदी में नहीं चलते, ये संस्कृत भाषा में चलते हैं। लेकिन कैसे शब्द आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे, दोनों तरफ री होगी, यहां ये बनेगा बड़ा री, ये बन जाएगा बड़ा री। कैसे बनेगा देखो, मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण, तो ते प्लस री। मात्र नहीं बोलते इसको, इसको मातृ बोलते हैं, क्योंकि ते में री की मात्रा लगी हुई है, इसलिए त्रि, मातृ प्लस ऋण। तो री और इधर से री, क्योंकि संधि पढ़ रहे हैं हम, और स्वर संधि में कोई भी संधि हो, संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो लिया जाता है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है वो लिया जाता है। इन दोनों का मेल होता है, इन दोनों के मेल से एक नया वर्ण बनता है, ये री। तो शब्द बनेगा हमारा मातृण, ये डबल मात्राएं हो जाती हैं मातृण। ऐसे ही अगला जो शब्द है पितृण, पितृण, पितृ, पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, शब्द बनेगा पितृण। भातृ प्लस ऋण, शब्द बनेगा भातृण। इस तरह ये हमारी 4 स्थितियां क्लियर हुई, आ, ई, उ और री वाली। आ, ई, उ और री, ये जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में ये 3 ही दीर्घ स्वर होते हैं, ये संस्कृत में चलता है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस तरह की ये दीर्घ संधि थी, ठीक है।